हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहे थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब तक हम आपको धार्मिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के धार्मिक जीवन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे सामाजिक जीवन या सामाजिक दशा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या वर्गीय विभाजन था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये तम दास वर्ग था कि नहीं था, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अ, किसी भी इतिहास में किसी भी काल की अगर सामाजिक जीवन या सामाजिक दशा पढ़ना हो तो उसको हम कुछ पक्षों में बांट कर पढ़ते हैं जो इतिहास के हर काल में लागू होता है। मैं बताता हूँ किस किस में। जैसे जैसे किसी चीज़ के लिए ये सामाजिक सामाजिक जीवन। अब इसमें पहला क्या होगा, क्या उस काल में कोई वर्गीय विभाजन था, या क्या उस काल में कोई वर्ण व्यवस्था थी, या क्या उस काल में कोई जाति प्रथा थी। तो ये चीज लिखेंगे, क्या हो गया, वर्गीय विभाजन। वर्गीय विभाजन या वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा, पहला ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति, माने समाज में जो 50% लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। तीसरा पढ़ेंगे दास प्रथा थी कि नहीं थी। ठीक। तो आप इतिहास में किसी भी काल में, इतिहास के किसी भी काल में सामाजिक दशा अगर पढ़नी हो तो उसको 3 भागों में बांटकर मोटी मोटा हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1, क्या उस काल में कोई वर्गीय विभाजन था, या वर्ण व्यवस्था थी, या कोई जात प्रथा थी। दूसरा नंबर है कि समाज के जो 50% लोग हैं, उस समय जो समाज के 50% लोग हैं या जिनको महिलाएं कहते हैं हम लोग, उनकी क्या स्थिति है। तीसरा कि क्या उस समाज में कोई दास प्रथा थी, या शूद्र शूद्र थे, या जो भी था क्या था। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समाज में 3 विभागों में हम लोग 3 पक्षों में बांटकर पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन या सामाजिक दशा। सामाजिक जीवन या सामाजिक दशा एक ही बात है, वो मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में चूंकि उसकी लिपि को आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इस कारण से हम लोगों का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास लिखने का जो मुख्य स्रोत है वो पुरातत्व है। पुरातत्व से ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का निर्माण करते हैं। मुख्य स्रोत पुरातत्व है, लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुरातत्व से हम जो कुछ भी जानेंगे वो केवल एक अनुमान होगा, स्पष्ट रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ भी कुछ भी मैं आपको बताऊंगा तो वो सारी चीज़ें अनुमान पे है कि फला चीज़ का अनुमान लगाया जाता है, फला चीज़ का अनुमान लगाया जाता है। तो कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन और सामाजिक दशा के बारे में बताया। तो इसमें क्या वर्गीय विभाजन के संकेत मिलते हैं और महिलाओं की स्थिति। ठीक। तो अब इसको मैंने तोड़ दिया ना, देखिए, वर्गीय विभाजन के संकेत, महिलाओं की स्थिति और दास प्रथा। तो दास प्रथा को मैंने इसी में लिख दिया है। ठीक। तो 3 भागों में बढ़ करके पढ़ते हैं। तो वर्गीय विभाजन में आप आइए, नंबर 1 यहाँ देखिए मैंने लिखा है शासक, छत्री, किला, दुर्ग। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शासक वर्ग लोग थे या क्षत्रिय वर्ग लोग थे। तो ये किससे अनुमान लगता है। मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित हुआ करते थे, अपर और लोअर, उच्च नगर और निम्न नगर। यानी कि उचला नगर और निचला नगर 2 भागों में विभाजित थे, जिसको एक को कहा जाता था पश्चिमी नगर, पश्चिमी दुर्ग, एक को कहा जाता था पूर्वी दुर्ग। तो पश्चिमी जो दुर्ग था
वो पूर्वी दुर्ग से थोड़ा सा उठा था, थोड़ा सा ऊपर था, यानी कि वहाँ की सिक्योरिटी की अच्छी व्यवस्था थी, थोड़ा सा ऊपर था। फिर चारों तरफ से बाउंड्री वाल या फोर्टिफाइड था, जिसको दुर्गीकृत कहते हैं, इतिहास की भाषा में दुर्गीकृत कहते हैं, ऐसे हम लोग बाउंड्री वाल कह सकते हैं। ठीक, तो कितने भागों में था? दो भागों में था। एक था आपका पश्चिमी भाग, ये पश्चिमी भाग था, ये पूर्वी भाग था। ये क्या था? ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड था, यानी कि दुर्गीकृत था, और ये इससे ऊपर था, यानी कि इसमें क्या था? सिक्योरिटी की बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था थी। तो इस चीज से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ शासक वर्ग हुआ करते थे, अनुमान लगाते हैं, स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते, हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ शासक वर्ग रहते थे। अब शासक वर्ग यानी कि छत्री वर्ग, छत्री का भी हम अनुमान लगाते हैं कि छत्री वर्ग भी रहते थे, शासक वर्ग या छत्री वर्ग रहते थे। क्यों? क्योंकि पश्चिमी जो था नगर, वो थोड़ा सा पूर्वी से उठा हुआ था, चारों तरफ से फोर्टिफाइड था या दुर्गीकृत था। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, किला या दुर्ग, यानी कि जो पश्चिमी नगर था किला या दुर्ग से घिरा हुआ था, पूर्वी नगर से थोड़ा ऊपर था। तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ शासक या छत्री वर्ग रहा करते थे। ठीक, अब अगला आइए। अब ये अनुमान लगाए जाते हैं ना कि स्पष्ट रूप से हम नहीं कर सकते, नहीं रहते ही थे, स्पष्ट रूप से हम कुछ भी नहीं कर सकते सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला, पुरोहित ब्राह्मण पुरोहित आवास पृष्ठ किंग मोहनजोदड़ो, ये मैंने लिखा है, अब इसके बारे में आप एक बार समझ लीजिए। आपको मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा, फोटो आ जाएगा। बाकी मैं उससे क्या क्या हम अनुमान लगाते हैं उस मूर्ति से मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। वो मूर्ति क्या है? खंडित अवस्था में, यानी कि उसको टूटी हुई अवस्था में मिली हमको। ठीक, और उस मूर्ति में आप देखेंगे तो वो साल ओढ़े हुए है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति, जिसको पृष्ठ किंग, आप पृष्ठ किंग डालेंगे, पृष्ठ किंग मोहनजोदड़ो, तो वो आ जाएगा। ठीक, तो उस मूर्ति को अगर आप ध्यान से नोटिफाई करेंगे तो उस पर देखेंगे कि वो साल ओढ़े हुए है। तो साल ओढ़ने से हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय वस्त्र उद्योग हुआ करता था। अनुमान हम लगाते हैं क्या? कि वस्त्र उद्योग हुआ था। और साल पे आप देखेंगे कढ़ाई भी की गई है, तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि कढ़ाई करने वाले लोग भी हुआ होंगे वहाँ उस समय। ठीक, तो साल से हम लोग क्या क्या अनुमान लगाते हैं? कि वस्त्र उद्योग हुआ करता था, साल पे कढ़ाई थी, तो कढ़ाई से हम अनुमान लगाते हैं कि कढ़ाई करने वाले लोग रहे होंगे। ठीक, और आप उसकी दाढ़ी देखेंगे तो उस पर दाढ़ी भी कैसे कट करके दाढ़ी भी बनी है। तो दाढ़ी से हम क्या अनुमान लगाएंगे? दाढ़ी से अनुमान लगाएंगे कि उस समय की महिला या पुरुष बहुत ही श्रृंगार किया करते थे, वो भी एक श्रृंगार किया करते थे। ठीक, तो मूर्ति आप जाकर देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उसमें आप पुरोहित, अच्छा पुरोहित पृष्ठ किंग पुरोहित आवास, तो जो जो पृष्ठ किंग की मूर्ति हमको मिली उसको कुछ लोग पृष्ठ किंग से नाम, जैसे कहा था ना कि फिलासफर किंग प्लेटो, कहा था ना फिलासफर किंग प्लेटो, उसी तरह से इसको पृष्ठ किंग कहा गया। और हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ ब्राह्मण वर्ग रहा करते थे। स्पष्ट रूप से हम नहीं कहेंगे कि नहीं निश्चित रूप से ब्राह्मण रहते थे, नहीं, एक अनुमान लगाया जाता है। तो उस मूर्ति से हम ये तमाम चीज़ें का अनुमान लगा सकते हैं कि वस्त्र उद्योग हुआ करता था, कढ़ाई करने वाले लोग थे, ब्राह्मण वर्ग रहा करता था, और हमको वहाँ से क्या मिला है? पुरोहित आवास भी मिला है। जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि पुरोहित भी या ब्राह्मण भी रहा करते थे। ठीक, अब अगला आइए, अब अगला आइए, बड़ी क्या? वैश्य नगरी सभ्यता। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक नगरी सभ्यता थी। तो अब आप वर्तमान में देखेंगे, किसी भी नगर में आप चले जाएंगे, किसी भी मार्केट में चले जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ वणिक लोग, वैश्य लोग, गुप्ता लोग, जायसवाल लोग का वर्चस्व, मतलब ज़्यादातर लोग शहर में ही रहते हैं, नगर में ही रहते हैं। तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, तो हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ वणिकों का, वैश्यों का बोलबाला रहा होगा। ठीक, तो इससे हम क्या लगाते हैं नगरी सभ्यता से? कि वणिक या वैश्य रहा करते थे, ये अनुमान लगाया जाता है। अब अगला आइए, श्रमिक वर्ग दास, श्रमिक वर्ग में दास या शूद्र। अब इसको मैंने आपको पिछलों के लेक्चरों में बताया था कि
हड़प्पा से आपको एक अन्नागार मिला था, ठीक। और उस अन्न को कूटने के लिए अन्नागार के बगल में गोल सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक। उसमें अन्न को रख के कुटाई की जाती थी। तो जब कुटाई की जाती थी यानी कुटाई करने वाले लोग भी रहा करते थे, तो वो लोग कौन थे? श्रमिक वर्ग थे। क्यों? क्योंकि उनके बगल में श्रमिक आवास भी मिले हैं, उसी अन्नागार के बगल में वो गोल सा कूटने वाला था स्ट्रक्चर, और उसके बगल में क्या था? क्या था? श्रमिक आवास था, ठीक। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि क्या क्या वहां रहते थे? श्रमिक, श्रमिक वर्ग रहते थे, ठीक। तो अब इसमें आप देखिए श्रमिक, अच्छा, इस श्रमिक से हम अनुमान लगाते हैं कि उसको शूद्र भी या दास वर्ग भी, हम श्रमिक वर्ग में दास या शूद्र, उसको हम ये भी अनुमान लगाते हैं कि या तो वो दास रहे होंगे या तो वो शूद्र रहे होंगे, ठीक। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में एक अन्नागार मिला है, उसके बगल में आपको एक कुटाई सा छोटा सा गोला सा मिला है अन्न कूटने के लिए। कूटना, कूटता कौन था? श्रमिक रहते थे, श्रमिक कूटते थे। तो श्रमिक रहते कहाँ थे? तो वही श्रमिक आवास जो मिला उसी में रहते थे। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ श्रमिक वर्ग रहे होंगे, या शूद्र वर्ग रहे होंगे, या दास वर्ग रहे होंगे, ठीक। एकदम आपको याद हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका वर्गीय, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गीय विभाजन के संकेत मिलते हैं। स्पष्ट रूप से हम नहीं कहेंगे कि नहीं वर्गीय विभाजन हो मिल था, स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, ठीक। अब आगे देखिए आपको महिलाओं की स्थिति। दास वर्ग हो गया, वर्गीय विभाजन हो गया, अब महिलाओं की स्थिति, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति में आप क्या देखेंगे? वर्तमान में आप महिलाओं की स्थिति देखिए, वर्तमान में कि क्या उस महिलाओं की स्थिति में क्या देखा जाता है। तो सबसे नंबर एक तो देखा जाता है कि विवाह की उम्र, कि महिलाओं के विवाह की उम्र क्या थी, ठीक। क्या कम उम्र में ही शादी हो जाती थी? यदि कम उम्र में शादी हो जाएगी तो उनका क्या प्रभावित होगा? शिक्षा प्रभावित होगा, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो इससे क्या होगा? किसी भी व्यक्ति की अगर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होती है तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उसकी समाज में भागीदारी, प्रशासन में भागीदारी लगभग ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए महिलाओं की स्थिति में क्या देखा जाएगा? उम्र देखी जाएगी कि उम्र की स्थिति क्या थी, विवाह के उम्र की स्थिति क्या थी, ठीक। तो महिलाओं की स्थिति में ये सब चीज ध्यान देना है आपको। क्या उस समय बहुपत्नी विवाह था? ये भी देखा जाएगा कि बहुपत्नी विवाह तो नहीं था। बहुपत्नी विवाह से, कम उम्र में शादी से, इन सारी चीज से महिलाओं की स्थिति एकदम निकृष्ट होती चली जाती थी, ठीक। ये चीज आपको, सती प्रथा थी कि नहीं थी? सती प्रथा, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है महिलाओं की स्थिति, मात्र सत्तात्मक समाज, ठीक। अब मात्र सत्तात्मक समाज का अनुमान हम कैसे लगाते हैं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा? कैसे अनुमान लगाते हैं? जो महि- तमाम ज्यादातर महिलाओं की मृण मूर्तियां मिली हैं। क्या मिला है? मृण मूर्तियां, किसकी? महिलाओं की। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृण मूर्तियां मिली हैं उसमें ज्यादातर महिलाओं की मृण मूर्तियां हैं। तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि ज्यादातर मूर्तियां महिलाओं की मिली हैं, ठीक। सती प्रथा से भी हम अनुमान, सती प्रथा कैसे? मैंने आपको बताया था कालीबंगा और लोथल, पिछले लेक्चरों में आप जाके देखिएगा, मैंने बताया था कालीबंगा और लोथल से क्या मिला था? युग्मित समाधान मिला था। युग्मित समाधान में क्या था? एक साथ दो लोगों को दफनाने का, एक साथ दो लोगों को दफनाया गया था। तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें सती प्रथा रही होगी, एक महिला एक पुरुष, अनुमान हम लगाते हैं। तो महिलाओं की स्थिति में ये सती प्रथा, युग्मित समाधान, युग्मित समाधान कहाँ मिला था? कालीबंगा और लोथल से, कालीबंगा से भी मिला था और लोथल से भी मिला था, ठीक। मात्र सत्तात्मक समाज। और आप कई, मतलब जैसे ये चीज, जैसे मोहनजोदड़ो से मैंने लिखा थी, मैंने आपको मूर्ति दिखाई नहीं, तो इसको आप जाके देख लेंगे। मैं जो बताया हूँ बस वही वही चीज आपको उस पर ध्यान देना है। मूर्ति को देखिए, मेरा लेक्चर सुनिए, इसके बाद देखिए। ये चीज आपको रटने की जरूरत ही नहीं है आपको, एकदम। अच्छा, महिलाओं की स्थिति क्या थी? महिलाओं की स्थिति क्या हड़प्पा सभ्यता में बहुत अच्छी थी। पूरे इतिहास में आपको बता दूं, इसके आगे का लेक्चर है वो, वैदिक एज।
मैं आपको बता दूं कि महिलाओं की स्थिति पूरे इतिहास में सबसे अच्छी ऋग्वैदिक काल में थी। आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में भी थी क्योंकि मात्र सत्तात्मक समाज था। और आगे जब हम आपको बताएंगे तो वो पितृ सत्तात्मक समाज हो जाएगा। लेटर वैदिक क्या हो जाएगा? पितृ सत्ता। वैदिक एज में क्या होगा? पितृ सत्तात्मक समाज होगा। तब हम जब पितृ सत्तात्मक मातृ सत्तात्मक दोनों आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज दोनों की तुलना करके पढ़ते हैं। तो आगे हम सबसे लास्ट में आपको तुलना भी बताएंगे कि इसमें क्या था, इसमें क्या था। ठीक। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का आपका जो है सामाजिक जीवन या सामाजिक दशा है। आपको रटने की एकदम जरूरत नहीं है। एक बार नहीं होगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक। और अब मैं आगे के लेक्चर में आपसे मिलूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पोर्ट्री प्राप्त हुई है, जो मृद भांड मिले हैं, वो कैसे कैसे मिले हैं, क्या क्या है। तो आपसे मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।